इस एनीमे के अंदर कुछ ऐसी टाइप के क्रीचर हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उसके ब्रेन को कंट्रोल करके उस बॉडी को अपना बना लेते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ईयरफोन लगा के भाई आराम से गाने सुन के सो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक क्रीचर आता है, उसके कान के थ्रू उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन के कारण वो उससे घुसता नहीं, उसके नाक के थ्रू वो जाता है, लेकिन तभी वो एकदम जोर से छींक देता है। वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एक बुक उठा लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो चुपके से उसके हाथ के अंदर से घुस जाता है। वो ईयरफोन की मदद से अपने हाथ को बांध दिया था कि वो क्रीचर उसके अंदर ना चला जाए। तभी उसके पापा और मम्मी वहाँ पर आ जाते हैं। वो एकदम चिल्ला रहा होता है सांप सांप सांप। तभी उसके पापा आते हैं उसके पास और बोलते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या तुम सस्ते नशे तो नहीं करने लगे हो आजकल? वो आसपास देखता है कि वो क्रीचर है ही नहीं। तभी वो बोलता है अरे नहीं नहीं मैं कोई नशे वशे नहीं करता। अगले दिन देखते हैं कि वो अपनी मम्मी और पापा के साथ एक ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आता है और वो एकदम घबरा जाता है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा डरपोक हो। उसके बाद वो स्कूल जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक लड़की आती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे रोक लेता है। क्या नाटक कर रहे हो? तुम्हें तो पहले से पता था ना कि मैं यहाँ पर हूँ। इसका नाम मुरानो होता है। वो बोलता है कि नहीं सच में मुझे नहीं पता था, और ऐसा करके वो उसे गलती से टच कर देता है। इसी कारण वो उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो स्कूल आता है, लेकिन वो कीड़े के बारे में ही सोच रहा होता है क्या वो मेरे हाथ के अंदर ही तो नहीं, लेकिन तभी उसका टीचर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि क्लास में फोन अलाउड नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। कुछ समय बाद वहाँ पर ताचिकावा आ जाती है और इसको इसके और मुरानो के बारे में पता चल जाता है, इसलिए बोलती है तुम चिंता मत करो, उसे मैं मना लूंगी। भाई रिकॉर्ड करते करते मुझे अभी याद आया कि मैं इसका नाम ही भूल चुका हूँ, रुको देख के आता हूँ। इसका नाम सिनिची होता है। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और उस कीड़े के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा खेल से खेल रहा होता है। वहाँ पर एक कार आता है, उसे ठोकने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर तभी सिनिची आता है और एक हाथ से इसे रोक लेता है और उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। वो अपने हाथ के अंदर एक आई को देखता है। वो घबरा कर एकदम जल्दी से घर जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो एक अजीब सा शेप ले लेता है और जैसे ही वो हमला करता है उसके नाइफ को वो पीछे तोड़ देके फेंक देता है। वो समझ जाता है कि ये इसका कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तभी वो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? तभी वो बोलता है कि मुझे नींद आ रहा है और वो सोने चला जाता है और इसका हाथ पहले के जैसा हो जाता है। इसके बारे में वो इंटरनेट पे भी सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पर। उसके बाद वो अपने घर में खाना खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इसके बारे में भी किसी को नहीं बता सकता, कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा। अगला दिन होता है, सिनिची उससे पूछ रहा होता है कि तुम हो क्या आखिर, क्या तुम एक एलियन हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। और वो एलियन वो क्या होता है? सिनिची उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम आए कहाँ से हो? तभी वो बताता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या तुम मेरे दिमाग पे कंट्रोल करने वाले थे? अगर हो जाता तो मैं कब का कर लेता, और अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग पे काबू करने से पहले ही बड़ा हो चुका हूँ। अगर तुमने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया होता तो फिर क्या होता? एक ऐसा रूप बनता जो कि इंसान तो है लेकिन उसका मुंह खुल जाता। सिनिची बोल रहा होता है लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो क्रीचर बोल रहा होता है कि नहीं तुम मेरे को नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा ही न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करके जिंदा रह रहा हूँ। अगर तुम मेरे को उखाड़ कर भिगवा भी दोगे तभी मैं जिंदा रहूंगा, तुम्हारा हाथ भी कट जाएगा और तुम तो अपना हाथ गंवाना नहीं चाहोगे। इसमें दोनों का ही घाटा होगा, इसलिए मैं एक डील करता हूँ, जब भी मैं सोऊंगा तुम अपने हाथ पे फुल कंट्रोल पा लोगे। और ऐसा करके वो सो जाता है। वो उसके बाद अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और स्पाइडर आ जाता है। वो उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है, जिसको देखकर इसके मम्मी और पापा दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रीचर उठ जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ऐसा करने की सोचना भी मत, वहाँ पर तुम अगर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर ही वो एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे और तुम्हें वहाँ से जाने नहीं देंगे, इसमें तुम्हारा ही घाटा होगा। इससे अच्छा यही होगा कि अब हम लोग हमेशा के लिए ऐसा ही रहे, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तभी वो क्रीचर एकदम से बोलता है रुको, मुझे कुछ एहसास हो रहा है, मेरे जैसा ही कोई और यहाँ पर है। मैं उसको अपनी दिमाग की तरंगों से उसे पहचान सकता हूँ। वो 200 मीटर की दूरी पे है। वो उसको रास्ता दिखा रहा होता है और सिनिची भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी वो सोच रहा होता है क्या उसने अगर मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया तो, इसलिए वो डर के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसको वो क्रीचर एक खंबे के ऊपर पकड़ के रोक लेता है। वो उसे रोक कर बोल रहा होता है मुझे अपने बारे में और भी जानकारियां इकट्ठा करनी और ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा, इसलिए वो भी राजी हो जाता है जाने के लिए। वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक कुत्ता है। ओह, तो तुम भी नाकाम रहे। लेकिन तभी वो क्रीचर सिनिची को लेकर वहाँ से एकदम से भागने लगता है और बोल रहा होता है कि मैंने सेंस कर लिया, वो तुम्हें मारना चाहता है। वो लोग एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं, इसने अगर तुम्हें मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो क्रीचर ट्रांसफॉर्म होकर उड़ उड़ के इन लोग के पास आ रहा होता है। तभी ये हमला करता है उस पर और ये लोग दोनों का फाइट होने लगता है। तभी ये उसका दिल निकालता है और एकदम से क्रश कर देता है उसको। ये नर्वस सिस्टम को बस में करता है और उसके बाद कंट्रोल करता है। क्योंकि इसका कोर पंखों में बदल गया था इसलिए उसका ध्यान भटक गया, इसके कारण मैं इसको आराम से मार पाया। ये अभी नया था। सिनिची सोचा होता है क्या ये लोग के पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। अगले ही समय हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ये लोग को मार देता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा रॉड से उसके सर पे मार देता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और उन लोगों के साथ साथ इस लड़की को भी खत्म कर देता है। अगले ही समय हम लोग सिनिची को देखते हैं जो कि अब पुलिस स्टेशन जाने का कैंसिल कर देता है। वो उस क्रीचर से बोल रहा होता है कि अब मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मेरे ऊपर दूसरा अगर किसी ने तुम्हारे जैसा क्रीचर हमला कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा।
रखूंगा। हाँ, तुमने एकदम सही फैसला लिया है। फिर सिनिची सोच रहा था ये मैं इसका नाम क्या रखूं, तभी वो क्रीचर खुद से ही बोलता कि तुम मुझे मैगी बुला सकते हो। अगले सीन में हम लोग शिनिची को देखते हैं जहाँ पर वो एक बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसे मारूना भी देख रही होती है, और वहाँ पर जो उसके सामने बंदा होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो एक ही बार में उसने गोल कर दिया। स्पोर्ट्स के बाद ताचिकावा मारूनो के साथ आती है और मारूनो उसे मना लेती है, इसलिए मारूनो और इसका फिर से दोस्ती हो जाता है। ये लोग का बात खत्म होता है। उसके बाद वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और उसे बाहर मिलने के लिए बुला रहा होता है। वहाँ पर उसको बाहर बुलाता है और फिर बोल रहा होता है कि ओए, तू मारूना के साथ कूल बन रहा था क्या? तू जानता नहीं कि वो मेरी बंदी है? क्या, छोड़ो भी यार। लेकिन अचानक से वो उसे पंच कर देता है और उसे एक के बाद एक हमला कर ही जा रहा होता है। शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कहीं मैगी ना गुस्सा हो जाए, जिसका डर था वही होता है। मैगी गुस्से में आ जाता है और उसे एक पंच में ही सुला देता है। अरे तुम थोड़ा काबू करना सीखो अपने आप पे। अरे फिक्र मत करो, मैंने उसे जान से नहीं मारा है। फिर वो वहाँ से डर के भाग जाता है। लेकिन लोग ताचिकावा को देखते हैं जो कि बता रहे थे कि अलग अलग जगह पे आजकल लोग बहुत ही ज्यादा मर रहे होते हैं। गवर्नमेंट तो उसे छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारा का सारा वीडियोस इंटरनेट के थ्रू फैल जा रहा होता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ताचिकावा का जो भाई है वो एक डिटेक्टिव है। उसके बाद शिनिची मैगी से पूछ रहा होता है क्या लगता है तुम्हारे जैसे और भी कोई लोग होंगे यहाँ पे? मुझे उस दिन ध्यान से कुत्ते को देखने में पता चला कि जो कुत्ते के होस्ट होते हैं वो सिर्फ कुत्ते को ही खाते हैं और जो इंसान के होस्ट होते हैं वो इंसान को ही खाते हैं। शिनिची बोल रहा था कि अगर तुम्हारे जैसे और भी जैसे स्पीसीज है तब तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो लोग तो ह्यूमंस को ही खाएंगे और ये वाला पैरासाइट इसके बॉडी पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए कुछ खराबी के कारण इसका न्यूट्रिशन लेके ये जिंदा रह सकता है। और इसीलिए अगर मैंने दुनिया को तुम्हारे बारे में सब सच बता दिया तो वो लोग तुम्हारे ऊपर रिसर्च करके तुम्हारी सारी जानकारी इकट्ठा करके ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। मुझे तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हम जीव हैं तो खाना तो आम बात है ना। क्या ये दुख की बात नहीं कि तुम्हारी प्रजाति भी सबको खाए जा रही है? बिल्कुल नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मैं कभी भी किसी की जान की परवाह नहीं करता, बस मैं अपनी जान की परवाह करता हूँ। इसीलिए अगर तुमने कुछ भी ऐसा चीज करने की कोशिश की जिससे मुझे नुकसान हो तो उसे रोकने के लिए मुझसे जितना बन सकेगा मैं उतना करूंगा। मैं चाहे तो तुम्हारा आंख या मुंह काट लूं जिससे तुम बोल ही नहीं पाओगे। मैगी का ये रूप देखे ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए ये किसी को कुछ भी नहीं बता रहा होता है। उसके बाद हम लोग शिनिची को बाहर देखते हैं। शिनिची जल्दी सुनो, हमारे आसपास कोई मेरे ही स्पीसीज का है, वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वो हमारा स्पीड में पीछा कर रहा है। शिनिची जैसे ही सुनता है वो एकदम से भागने लगता है और वो लोग एकदम भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी शिनिची को कुछ याद आता है। वो सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो वो एक न एक दिन सबको खत्म कर देगा और वैसे बहुत ज्यादा स्पीसीज होंगे तो हमें उसे खत्म करना होगा। यही सब सोचते सोचते वो बंदा उसके पीछे आ जाता है। शिनिची बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो शिनिची के आगे बढ़ रहा होता है। तुम वहीं पर रुक जाओ, अगर तुमने इस इंसान पे हमला किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो पैरासाइट बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें मेरे साथ शामिल होना पड़ेगा। ऐसा करके वो अपना हाथ काट देता है और बोल रहा था कि आओ मेरे में समा जाओ, हम लोग दोनों एक ही होस्ट के अंदर रहेंगे और हम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। हम लोग करीब 140 साल तक जिंदा रह सकते हैं। शिनिची को देख के ये बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैगी क्या करता है, एक झटके में ही उसे खत्म कर देता है। मैगी क्या तुमने अभी मेरी जान बचाई? नहीं, जगह बदलना मुमकिन नहीं है, ये झूठ बोल रहा है और मुझे बस अपनी परवाह है, मुझे नींद आ रही है। और वो फिर ऐसा करके सो जाता है। अगले दिन शिनिची और मुराको एक ही होटल में खाना खा रहे होते हैं। लेकिन वो लोग खाना खाने के बाद वहाँ से जा रहे होते तभी वहाँ पर कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक बिल्ली को सैंड से ढककर उसके ऊपर पत्थर मार रहे होते हैं। शिनिची उन लोगों के पास जाता है। ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? ये भी एक जीव है, इसे भी जिंदा रहने का अधिकार है, ये तुम्हारी तरह कोई खिलौना नहीं है खेलने के लिए। वो उस बिल्ली को छुड़ा कर वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी तीनों उस पे एक साथ पत्थर फेंक देते हैं। लेकिन तभी सबको एक साथ वो डॉज कर लेता है और उन लोगों की तरफ एक खतरनाक सा लुक देता है जिसको देख के ये लोग भी डर जाते हैं। इसके बाद हम लोग दो पैरासाइट्स को इन्हीं की तरह और को देखते हैं। अगले दिन शिनिची और उसके फादर मदर तीनों साथ में ही खाना खा रहे होते हैं। तभी उसके पापा बताते हैं ये रोज रोज आदमी जो मर रहे हैं उनकी संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। शिनिची अपने मन में सोच रहा था कि लगता है कि पूरी दुनिया में बस मुझे ही पता है कि कैसे आदमी खत्म हो रहे हैं। उसके बाद शिनिची स्कूल जा रहा होता है। लेकिन तभी मैगी फिर से बोलता है कि मुझको मेरे ही जैसा कोई पैरासाइट जो है वो फील हो रहा है और वो उसको उसका पीछा करने के लिए कहता है। पीछा करते करते वो अपने स्कूल पे ही पहुंच जाता है और मैगी बताता है कि वो यहीं से आ रहा है। स्कूल के अंदर जाता है, वहाँ पर असेंबली चल रहा होता है। लेकिन तभी मैगी बता रहा था कि वो हमारे 30 मीटर के अंदर ही, वो हमें खोजने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो खोज नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर संख्या बहुत ही ज्यादा है आदमियों की। वहाँ पर एक टीचर अनाउंस कर रहा होता है कि हमारे स्कूल में न्यू मैथ टीचर आ रही है जिनका नाम मात्सुयामा है। वो स्टेज पे आती है। तभी मैगी उससे बोल रहा होता है कि ये तो वही है। तभी वो उससे गलती से आई कांटेक्ट कर लेता है जिससे वो भी इसको पकड़ लेती है। वहाँ पर अगले ही सीन में हम लोग स्पोर्ट्स का सेशन देखते हैं जहाँ पर मैगी उससे बोल रहा होता है कि कमाल की बात है, दिमाग पे काबू करने के बाद भी इसने अपने होस्ट की खास पोजीशन को सोसाइटी में बनाए रखा है। इंसानों की सोसाइटी में शामिल होना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि वो इंसानों की सोसाइटी में रह के इंसानों को अपना खाना बनाएगी। वो लोग का फिर क्लास स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर मात्सुयामा उससे बोल रही है क्या तुम मुझे ऑफिस के बाहर कुछ समय के लिए मिल सकते हो? तभी वो बोलता है ठीक है। शिनिची क्लास के बाद उसे ऑफिस में मिलने जाता है। तभी वो उसे बोल रही होती है कि तुम अच्छे से समझ गए होगे कि मैं क्या हूँ और तुम्हारा राइट हैंड भी अब तक जान चुका होगा कि मेरा तुम्हारा मारने का कोई भी इरादा नहीं है। क्या तुम मेरे से स्कूल के बाहर मिल सकती हो कुछ टाइम के लिए? मैगी राजी हो जाता है उसके लिए। स्कूल के बाद शिनिची भी उस बस से जा रहा होता है। तभी उसको मारूना भी वहाँ पर देख लेती है। शिनिची तैयार
तैयार रहो, वो लोग इस बार 2 लोग हैं। क्या ये कोई जाओ तो नहीं? मात्सुयामा वहाँ पर आती है और अपने ही जैसे एक और पैरासाइट से उसे मिलाती है जिसका नाम ए होता है। उसके बाद वो लोग साथ में बैठ जाते हैं और तभी वो शिनिची से पूछ रही होती है कि बताओ तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? सोचना क्या है, तुम लोग तो इंसान को मारने वाले राक्षस हो। अगर ऐसा हो तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं पूछते? मुझे शिनिची के खून से ही न्यूट्रिशन मिल जाता है, इसलिए मुझे आदमी मारने की जरूरत नहीं है। मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की और इधर उधर कुछ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे क्लास को 1 सेकंड में ही खत्म कर दूंगी। और तुम्हारी दोस्त मारुना भी तो वहीं में पढ़ती है। अगला दिन होता है जहाँ पर मात्सुयामा और शिनिची दोनों को एक पैरासाइटिक का प्रेजेंस फील होता है और ये और कोई नहीं, ये कल ही वाला होता है। शिनिची हम पर हमला हुआ है, ये वही है जिससे हम लोग कल मिले थे। नीचे हम लोग देखते हैं वो एक एक करके सबको खत्म करे जा रहा होता है। यही सब चीज को एक आदमी देख लेता है और पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर देता है कि जल्दी से यहाँ पर सारे बच्चे निकल जाए, यहाँ पर कुछ घूसपैठी आ चुके हैं। शिनिची हमें लगता है कि मात्सुयामा हमारी फाइट देखना चाहती है, वो यहाँ से 150 मीटर दूर भाग चुकी है, अब सब चीज हमें ही करना होगा। उसके बाद सारे बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाता है। तभी शिनिची को बता रहा होता है कि वो हमारे आसपास ही है, वो हमें ढूंढ नहीं पा रहा इतने सारे लोगों के बीच में से, इसीलिए हम लोगों को इसका फायदा उठाकर एक सेफ प्लेस पे जाना होगा। वो लोग उसके बाद एक छत के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद मैगी एक बेंच को तोड़कर शिनिची को उसका रॉड धरा देता है और बोल रहा था कि वो और मैं लगभग एक जैसे हैं, इसलिए हम लोगों को रोल बदलना होगा और तुम्हें ढंग से फाइट करना होगा। उसके बाद ये लोग बेंच से रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं कि वो आ ना पाए और जैसे ही आए हम लोग उसको मौका दे के हमला कर दें। तभी हम लोग उसको देखते हैं, वो एक फ्लोर नीचे ही होता है और खिड़की को तोड़ के ऊपर आ जाता है। शिनिची बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन मैगी उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो हम लोग फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, इसीलिए वो अपने मन पे काबू करता है। इसके बाद इन लोग का फाइट बहुत ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक में हम लोग इसका प्लान देखते हैं। शिनिची मैं बस हमला करने का नाटक करूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। वो लोग इंसानों को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए वो ध्यान नहीं देगा। इसका फायदा उठाकर तुम उस पर एकदम से हमला कर देना। शिनिची ऐसा ही करता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रॉड को उसके पेट के अंदर डाल देता है। तभी हम देखते हैं शिनिची को उस पर दया आ रहा होता है, इसलिए वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मात्सुयामा कहाँ गई, मेरे को उसी के साथ होस्ट शेयर करना होगा। इसी के चलते वो जैसे तैसे करके उसके पास तो पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर मात्सुयामा एक पहले से ही ट्रैप बिछा कर रखी हुई होती है। वो अंदर जैसे ही जाता है वो खिड़की में से नीचे कूद जाती है और वहाँ पर एक बॉम्ब लगाती है जो कि ब्लास्ट कर जाता है और वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद इस इंसिडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करता और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर मात्सुयामा को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के कारण स्कूल को रिजाइन कर देती है। जाते समय उसे शिनिची मिलता है, तभी वो उससे पूछ रहा होता है तो तुम क्या करने वाली हो इस बच्चे के साथ? मुझे लगता है कि मैं इसे एक्सपेरिमेंट में यूज करूंगी, या फिर अगर उसमें काम नहीं आया तो मैं इसे खा जाऊंगी। शिनिची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी मैगी उसे समझाते हुए बोल रहा होता है कि हम लोग इतना ताकतवर नहीं है कि इससे लड़ पाएं, और वो अपना एकदम खतरनाक सा फॉर्म ले लेती है और उसे डरा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम लोग देखते कि मात्सुयामा की माँ जो है उसके घर पे मिलने आई होती है। वो लोग का कुछ बात होता है, तभी वो मात्सुयामा उससे बोल रही थी कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। उसकी तरफ एकदम खतरनाक लुक देते हुए देखती है। मात्सुयामा की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि ये मात्सुयामा नहीं है, इसलिए वो पुलिस के पास कॉल करने लगती है घबरा के, और वो एक झटके में ही उसे खत्म कर देती है। वो अपने मन में सोच रही थी कि ये औरत के पास तो कुछ खास शक्तियां भी नहीं है, फिर भी इसने मुझे कैसे पहचान लिया, ये तो एक इंसान है आम आदमी की तरह। उसके बाद हम लोग शिनिची को देखते हैं जो कि अपने मम्मी और पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसके मम्मी और पापा जो है वो एक ट्रिप का प्लान कर रहे होते हैं। शिनिची मना करते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, आजकल बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो रहा है और अभी तक पुलिस को ये पता नहीं चला कि ये आखिर है कौन, और इसीलिए अभी के समय पे आप लोगों को कहीं पर नहीं जाना चाहिए। तभी शिनिची की माँ उससे बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत टाइम से परेशानी हो रही है, क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है? वो बोलता है कि नहीं कोई परेशानी नहीं, और वैसा करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे होते कि वो अब 12th क्लास में चला गया है, तो उसके लिए हमसे थोड़ा सीक्रेट छुपाना ये आम बात है, और हम उसकी माँ के हाथ में एक निशान देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिनिची को कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, इसलिए उसकी मम्मी दे रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद से ही ले लूंगा, और वो जबरदस्ती करके एक टूल के ऊपर खड़ा होकर सामान को उतार रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। तभी उसके ऊपर एक खाना गिर रहा होता है गरम गरम, लेकिन उसकी माँ उसे आकर बचा लेती है और उसके हाथ पर वो गिर जाता है, और तभी से ये उसके माँ के हाथ पे निशान है। यहाँ पर शिनिची और मैगी आपस में बात कर रहे होती कि उसकी मम्मी और पापा को ट्रिप पे जाने देना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी उसकी मम्मी अचानक से वहाँ पर आ जाती है। अचानक आने के कारण शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए बोलता है कि अगले बार से आप मेरे को नॉक करके आया कीजिए, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। लेकिन तभी वो बताती कि मैं तो बस तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही हूँ। वो लोग शाम को ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन शिनिची बोल रहा होता है कि मैं अपना वर्ड वापस लेता हूँ, आप लोगों को वहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए, आप लोगों को नया नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। तभी उसकी माँ उससे बोल रही थी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने ही तो आज सुबह ऐसा बात कहा था, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की कोई भी चिंता नहीं है? मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा इधर के समय पे बदल गए हो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि मैं बस अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए मैंने सुबह ऐसे ऐसे बहाने मार दी। जब मैंने अपने दोस्तों को ये सब बात बताया तब वो लोग मुझ पे हंसने लगे, इसीलिए आप लोग जाओ, अगर मेरे को अकेलापन फील होगा तो मैं अपने दोस्तों को अपने घर बुला लूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसकी मम्मी और पापा कुछ समय के बाद ट्रिप पे चले जाते हैं।
उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन जाते जाते उन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो एक टाइप की पैरासिटिक होती है और वो मरने की हालत में होती है, इसलिए अपना होस्ट चेंज करके उस बंदे का बॉडी को अपना बना लेती है। इधर हम लोग मैगी और सिनिची को देखते हैं। मैगी उसे बता रहा होता है कि मेरे फिजिकल शरीर से जुड़ने के बाद तुम्हारी जो नर्वस सिस्टम है वो तुम्हारी दिमाग से जुड़ चुकी है और इसीलिए तुम्हारे शरीर और दिमाग में कुछ बदलाव हो रहे हैं। तभी सबको उसका बात याद आने लगता है कि कैसे सब कोई बोल रहे थे कि तुम अब बदल गए हो। उसके बाद सिनिची आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के जो है वो मिलकर एक बंदे को मार रहे हैं और वो भाई रहा कहानी का हीरो। वो चला जाता है और बोलने लगता है कि इसे मत मारो। वहाँ पर एक लड़की रहती है और उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है, वही आके इससे लड़ने लगता है और इसे मारने लगता है कि अगर तेरे को ज्यादा दिक्कत है फिर तू पीट ले। लेकिन उस समय मैगी सो रहा होता है इसलिए वो उठता नहीं है और इसलिए पीट जाता है थोड़ा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और बोल रही होती है कि बस भी करो, इतना ज्यादा मत मारो, किसी कमजोर पे हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो उसके पास जाती है, जब लड़ने की ताकत ना हो तो फिर क्यों टांग लगाते हो, और उसकी आंखों में देखती है। वो जैसे ही उसकी आंखों में देखती है उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज दिखता है जिससे कारण वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो लड़का उसे बोल रहा था कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना, बिना जाने क्यों आगे बचाने। वो स्कूल जाता है और उसके दोस्त लोग वहाँ पर आते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि सुना है तुम मित्सुआ से पीट के आए हो, अगर अगली बार उसने कुछ किया तो मुझे बताना, हम लोग सब उसको मिलकर सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद सिनिची और मारुनो बाहर जा रहे होते तभी उसको वही लड़की मिल जाती है, इसका नाम किमिशिमा होता है। वो उसके पास आती है और पूछ रही होती है कि तुमने आज उसे क्यों बचाया, तुम्हारे पास जब इतना ताकत नहीं है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या पता तुम हमारे पीठ पीछे ही कुछ करने की सोच रहे हो। लेकिन सिनिची मारुना को लेके वहाँ से उसको इग्नोर करके चला जाता है और यही सब चीज ये लड़का भी देख लेता है। रास्ते में हम देखते हैं मारुना को एक लड़का जो है वो उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और जब सिनिची उसका पीछा करके आता है तब ये और कोई नहीं मित्सुआ ही होता है और वो उसे मारे ही जा रहा होता है बार बार। सिनिची मैगी तुम क्या कर रहे हो, तुम वापस जाओ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहा होता है भाई, इसको बार बार मारे ही जा रहा होता है। क्या ये तुम क्या कर रही हो, तुम वापस जाओ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सिनिची के सारे दोस्त वहाँ पर आ गए हैं और ये लोग का फिर फाइट स्टार्ट हो जाता है। उसके कुछ समय बाद हम लोग एक पैरासाइट को देखते हैं। ये और कोई नहीं जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था वही होता है। ये पैरासाइट जो है वो मेल के बॉडी में अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा होता है और इसीलिए इसको फीमेल का बॉडी चाहिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिनिची के घर मारुना आई होती है, वो उसको छोड़ने के लिए बाहर जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से किमिशिमा आ जाती है और उसे फिर दोस्ती करने के लिए कहती है। वो बोल रही थी क्या हुआ, हम लोग तो दोस्त बन ही सकते हैं ना। वो जैसे ही हाथ मिलाता है उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो तुरंत घर में चला जाता है। अंदर जाने के बाद मैगी उसे बोल रहा था कि तुम्हें उस लड़की से दूर ही रहना चाहिए, उसके पास हम जैसे पैरासाइट के जैसा महसूस करने की शक्ति दिख रही थी मुझे, इसीलिए तुम आज से उससे दूर ही रहना। इधर हम सिनिची और मम्मी और पापा को देखते हैं जहाँ पर एक पैरासाइट आता है और उसकी मम्मी को 1 सेकंड में खत्म कर देता है और उसके बॉडी को अपना बॉडी बना लेता है। तभी सिनिची को एक कॉल आता है, सिनिची तुम्हारी माँ मॉन्स्टर, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, और साफ साफ बोलो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिनिची को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। मैगी उससे बताता है कि हमारे पास वो सब का टाइम नहीं, हमारे पास एक पैरासाइटिक आ रहा है और मैं महसूस कर सकता हूँ वो हमें मारने के लिए आ रहा है और ये शायद वही हो सकता है जिसमें तुम्हारी माँ को भी मारा हो। सीन भी बहुत जल्दी एकदम चाकू वाकू लेकर तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं सामने से कोई आ रहा होता है दरवाजे से और वो और कोई नहीं उसकी माँ ही होती है, लेकिन उसको अभी कंट्रोल कर रहा है वो पैरासाइटिक। तो वो आदमी अभी तक नहीं आया और तुमने इसके हाथ पे काबू क्यों कर रखा है? अब क्या, अरे माँ मैं आपको बताने ही वाला था, मैं आपको सब सच बता दूंगा। सिनिची वो तुम्हारी माँ नहीं है। अरे मेरा तो राइट हैंड भी बोलता है, मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाला था। सिनिची ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम 1 नंबर के मॉन्स्टर हो। लेकिन तभी वो पैरासाइटिक इस पे एक हमला कर देता है और इसके यार पार कर देता है रॉड को। उसके बाद वो पैरासाइट वहाँ से चल जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो कुछ देर में मरने ही वाला है, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर सिनिची को बचाने के लिए मैगी अपने शरीर की मदद से एक ऑर्गन बनाता है जो कि एक हार्ट होता है और उसके हार्ट में लगा देता है और वो इधर उधर से कुछ सामान जुगाड़ कर रहा होता है जिसकी मदद से वो ठीक हो जाए। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि सिनिची को होश आ जाता है। वो चश्मा जैसे ही लगाता है उसे सब चीज धुंधला दिख रहा होता है और जैसे ही चश्मे को हटाता है उसे सब चीज साफ साफ दिख रहा होता है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और देखता है कि जहाँ पर उसका हमला हुआ था वहाँ पर वो चीज तो हील हो चुका है और वो समझ जाता है कि ये काम तो मैगी ने किया होगा। तभी उसको एक कॉल आता है। वो कॉल को उठाता तो एक हॉस्पिटल से होता है जो कि उसके पापा के बारे में होता है। वो बोल रहे थे कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, वो तो अभी खतरे से बाहर है लेकिन उनके लिए कपड़े और कुछ सामान की जरूरत है। सिनिची जैसे ही सुनता है वो वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर जाता है तभी वहाँ पर देखता है कि मारुना आई हुई है और वो उससे पूछती है कि तुम आजकल स्कूल नहीं आ रहे हो, मेरे को लगा तुम बीमार हो गए। तभी वो बताता है उसके डैड का हादसा हो गया ट्रिप पे, इसीलिए वो कुछ दिनों तक अभी स्कूल नहीं आ पाएगा और वो अपने मन में सोचते हुए जा रहा था कि मैं उस पैरासाइट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ जा ही रहा होता है तभी उसको एक लड़की मिलती है जो कि उसी हॉस्पिटल से होती है। इधर हम उसके फादर को देखते हैं जो कि उसके पास कुछ ऑफिसर आए हुए होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ और वहाँ पर क्या क्या हुआ। सारा चीज एक्सप्लेन करने के बाद वो ऑफिसर बोल रहा होता है कि मैंने तो आज आपकी वाइफ को सुबह ही में देखा था, शायद आपको चोट लगने के कारण आपका मेंटल स्थिति अभी सही नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए। सिनिची के फादर भी यही सब चीज सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सिनिची भी हॉस्पिटल में आ जाता और अपनी माँ के बारे में बता रहा होता है, लेकिन तभी उसको बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है जहाँ पर उसका हमला हुआ था। तभी उसके फादर बोलते कि तुम्हारी माँ के साथ कुछ हादसा हुआ था जिसके बाद से वो मिल नहीं रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं, आप ही ने तो बताया था कि मॉन्स्टर ने उसे खत्म
खत्म कर दिया? नहीं, वो शायद मैंने कुछ बुरा सपना देख लिया था, क्योंकि मेरे सर पे चोट लगी थी, इसीलिए मैंने पुलिस को भी उसे ढूंढने के लिए कह दिया है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। शिनिची जोर से चिल्लाने लगता है कि वो आप कैसे कह सकते हैं, मॉन्क को उसी राक्षस ने मारा था। तभी वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं सब फोन पे बकवास कर रहा था, मेरे को अभी भी ये सब चीज सपने के जैसा लग रहा है। और वो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा रोने लगते हैं। शिनिची भी समझ जाता है कि अभी बात करने का सही मौका नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर उनके कपड़े रख के जाने लगता है। तभी वो बताते हैं कि पास में ही बीच के पास एक होटल है जहाँ पर तुम अभी कुछ दिन के लिए रह सकते हो, और ये उसी लड़की का होटल होता है जो कि उसके साथ आई हुई होती है। कुछ समय बाद मैगी और शिनिची आपस में बात कर रहे होते हैं। मैगी उसे बता रहा होता है कि अब हम पहले की जैसा नहीं रहे हैं, मैंने तुम्हें हील कर दिया, लेकिन मेरी भी अब एक कमजोरी बन गई है, अब मुझे रोज 4 घंटे की नींद लेनी होगी। शिनिची बोलता है कि तुम तो पहले भी सोते थे, लेकिन तभी वो बताता है कि ऐसा नहीं है, पहले जब मैं सोता था तब मैं छोटी छोटी आवाजें सुन के भी उठ जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे जब तुम्हारी सांस भी ऊपर नीचे होने लगती थी तब भी मैं सुन के उठ जाता था, और जब 300 मीटर की दूरी पे मेरे ही जैसा कोई पैरासाइट हो रहा होता है और मैं सो रहा होता था तभी मुझे पता चल जाता था और मैं उठ जाता था। और अब ऐसा नहीं है, इसलिए अगर तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन आ गया मेरे जैसा तो तुम्हें खुद से ही लड़ना पड़ेगा उस समय पे। तो तुमने क्या मेरी जान बचाई मैगी? फिर से ऐसा कहना सही नहीं होगा, एक तरह से मैंने खुद को ही जिंदा रहने के लिए ये सब किया है। अगला दिन होता है, शिनिची बस यही सब चीज के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर माकीको आती है और उसके बगल में बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। तभी मैगी उसे बताता है कि मुझे 300 मीटर के अंदर पे एक पैरासाइट महसूस हो रहा है, शायद उसी ने तुम्हारी मम्मी को ही मारा होगा। वो जैसे ही ये सब बात सुनता है वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे माकीको भी आ रही होती है। जाते जाते उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दीवार आ जाता है, लेकिन तभी वो आराम से उसे फांग लेता है। माकीको को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो एकदम जी जान लगा कि उस पैरासाइट के पीछे भागने लगता है। वो उसको पैरासाइट दिख जाता है और वो पूरा गुस्से में होता है और उसे चिल्ला चिल्ला के रुकने के लिए कह रहा होता है। शिनिची और मैगी दोनों के दोनों पूरा तैयार होते हैं लड़ने के लिए, और आखिरकार वो बंदा एक जगह पर बैठ जाता है और शिनिची और मैगी उसे पकड़ लेते हैं। इसी के साथ ये वाला एनीमे का पार्ट मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा। और देखो यार, पिछले वाले वीडियो पे कुछ रिस्पॉन्स अच्छा खासा नहीं आया, इसलिए मैं उसका पार्ट 2 नहीं लाया हूँ, और पता नहीं इसका क्या होगा। इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जरूर इसका पार्ट 2 तुरंत लाऊंगा इसके बाद ही। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।